हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को कैसे कैंसिल करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी और एक कंपनी होती है सब्सिडी कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी के अंडर में बहुत सारी सब्सिडीज कंपनीज काम करती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इनके आपस के बीच के क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, वो डेटर को लेकर के हो सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर हो सकते हैं। जैसे सपोज करो होल्डिंग कंपनी ने कोई गुड सेल किया, ठीक है, किसको सेल किया, सब्सिडी कंपनी को सेल किया, तो इसने कैसे किया, उधार माल सेल किया है। ठीक है, उधार माल सेल किया है, तो ये होल्डिंग कंपनी तो क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी डेटर हो जाएगी और इसके लिए सब्सिडी कंपनी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी ने माल बेचा है, उधार माल किसको बेचा, अपनी ही सब्सिडी कंपनी को बेचा। तो अपनी ही सब्सिडी कंपनी को बेचेगा तो ये वाली सब्सिडी कंपनी अब इसकी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी, क्योंकि इस सब्सिडी कंपनी को इसको पैसे देने हैं। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी इसके लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी। समझ में आ रहा है। तो जैसे होल्डिंग कंपनी ने बेचा अपनी सब्सिडी कंपनी को, ठीक है, तो अब सब्सिडी कंपनी को पैसे देने हैं इसको, तो इसके लिए तो ये बन गई क्रेडिटर और इसके लिए सब्सिडी कंपनी क्या बन गई, डेटर, क्योंकि ये इसको पैसे देगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे में इनके क्या हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसको हम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ऐसे ही ट्रांजैक्शन लोन को लेकर के भी हो सकते हैं, ये एक दूसरे को लोन भी दे सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के अंदर ये क्या कर सकते हैं, शेयर भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि क्या करती है, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है सब्सिडी कंपनी के अंदर, तो सब्सिडी कंपनी के शेयर खरीदती है, तो इसके लिए तो ये क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इसके लिए ये शेयर कैपिटल हो जाती है। तो इन दोनों के ये जो आपस का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको हमें कैसे कैंसिल करना है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम कैसे हटाएंगे, उसको हम, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से हमें वो चीज़ें हटानी पड़ेगी जो एक दूसरे की क्या है, कॉमन है। ठीक है, जैसे ये इसकी क्रेडिटर है और ये इसकी डेटर है, तो ये एक दूसरे में जो होते हैं, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को हटाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसकी क्रेडिटर है, ये इसकी डेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये होल्डिंग कंपनी के अंदर अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो इन सबकी साथ में ही बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब इनके आपस के जो ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमको देखना है। अब एक एक करके हम सारे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में जो पॉइंट नंबर फर्स्ट आएगा वो आपके आएगा डेटर और क्रेडिटर का, डेटर एंड क्रेडिटर। ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, डेटर और क्रेडिटर हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कैसा एग्जांपल दिया था, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को क्या किया है, गुड्स सेल किया है। ठीक है, गुड्स सेल किया, वो भी कैसे, उधार किया है। तो उधार माल बेचा इसने इसको बेचा, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसको ये पैसे देगा, तो इसके लिए तो क्या हो गई, सब्सिडी कंपनी डेटर हो गई और इसके लिए होल्डिंग कंपनी क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई। ठीक है, तो जब हम इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक दूसरे के जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो ये हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। फिर सेकेंड चीज़ क्या आएगी, सेकेंड चीज आएगी आपके सामने डेटर क्रेडिटर के बाद में आएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। इनके एक दूसरे में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हम कब लिखते हैं, जब हमने उधार माल बेचा होता है, तो डेटर के ऊपर हम बिल्स लिखते हैं। ठीक है, तो डेटर क्रेडिटर की जगह वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी हो सकते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल अगर एक दूसरे के अंदर हो रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है ना, तो ये पूरे ग्रुप के लिए सबकी साथ में बनती है। तो जब उसके अंदर जो सारा ट्रांजैक्शन होता है ना, एक दूसरे का एक दूसरे में आता है,
तो वो वहाँ से हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर चीज़ क्या आ जाती है? थर्ड नंबर चीज़ आती है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में लोन और एडवांसेस। एक दूसरे के अंदर जो लोन होते हैं, लोन एंड एडवांसेस। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी एक दूसरे को लोन और एडवांस भी दे सकती है। तो उन्होंने एक दूसरे को ही लोन और एडवांस दिए हुए हैं, तो वो उनके क्या हो जाएगा? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो वो उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको भी हटा देंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या आता है? पॉइंट नंबर 4 आता है डिबेंचर। डिबेंचर ऋण पत्र। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी एक दूसरे के अंदर डिबेंचर को भी परचेज कर सकते हैं। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के डिबेंचर खरीद सकती है और सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के डिबेंचर खरीद सकती है। तो उसको भी हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, तो उसको भी हमें वहाँ से हटाना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एक दूसरे के अंदर जो ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को खरीद ले। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को खरीद ले, हो सकता है एक दूसरे के। तो अगर इन्होंने एक दूसरे के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो जब ये इसके खरीदेगी तो इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया है, और इसके लिए वो क्या बन जाती है? कैपिटल बन जाती है। तो इसके तो कैपिटल में होंगे और इसके किस में होंगे? इन्वेस्टमेंट में। इसी तरह अगर इसने इसके खरीदे तो इसके क्या हो जाएंगे? इन्वेस्टमेंट, और इसके क्या हो जाएगी? कैपिटल। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। फिर आता है एक और चीज, या आगे देखिए, आगे हमारे पास में आ जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? 5th, तो ये हो जाएगा 6 ट्रांजेक्शन हमारे सामने आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक। ये हमारा नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट आ जाएगा। इसको हिंदी में कहेंगे स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के साथ व्यवहार। ठीक है, तो इसको हिंदी में ये कहेंगे स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के साथ व्यवहार। अब ये क्या चीज़ होती है? ये क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के बीच में माल को लेकर के लेन देन होते हैं। ये क्या करती है? इसको माल बेचती है और ये इसको माल बेचती है। एक दूसरे में क्या करती है? एक दूसरे को माल बेचती है। ठीक है, तो जब ये इसको माल बेचती है तो वो कॉस्ट पे थोड़ी बेचती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके बेचेगी ना। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे बेचेगी। तो ये जब इसको माल बेचती है तो भी क्या करती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके बेचती है। ठीक है, तो मतलब ये सेल्स प्राइस पर ही बेचते हैं माल को, सेल करते हैं एक दूसरे को। इसने इसको माल बेचा, फिर इसने इसको माल बेचा, तो जब ये माल बेचते हैं तो क्या लागत पे थोड़ी बेचते हैं, लागत के साथ में प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सपोज करो इस होल्डिंग कंपनी ने क्या किया? सब्सिडी कंपनी को माल बेचा।
ठीक है। और माल बेचने के बाद में पूरा ईयर खत्म हो गया, ठीक है। और सब्सिडी कंपनी के पास में बच गया क्या? स्टॉक। सब्सिडी कंपनी के पास में क्या बच गया? स्टॉक बच गया, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है कि इसने माल खरीदा था इससे, तो जो स्टॉक में माल है वो सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पे नहीं होता है, वो किस पे होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होता है। समझ में आया कैसे? क्योंकि जब इसने खरीदा था होल्डिंग कंपनी से तो सेल्स प्राइस पे खरीदा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, ठीक है। तो जब इसका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही बचेगा, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि जब इनके कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों को हम क्या मानते हैं? एक ही यूनिट मानते हैं। तो जब एक ही यूनिट मानते हैं तो इसने अपने कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के इसको बेचा, ये जो प्रॉफिट जोड़ा, और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है उसमें जो प्रॉफिट बचा हुआ है तो वो प्रॉफिट इसका प्रॉफिट नहीं हो करके इसका प्रॉफिट ही माना जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अब तो अकाउंट दोनों के साथ में बन रहे हैं। तो अब क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर है ना, इसको यहाँ से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि एक दूसरे में जो ट्रांजेक्शन हुआ इसकी वजह से अभी ये तो दोनों यूनिट एक ही मान रहे अपन, तो इसने इसको प्रॉफिट पे बेचा तो ये प्रॉफिट इसके लिए नहीं, अब तो इसका भी प्रॉफिट हो गया ना। तो जब इसके अकाउंट बनेंगे फाइनल अकाउंट, तो ये जो प्रॉफिट है तो इसके साथ में ट्रांजेक्शन इसका भी तो जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि देखो पहले क्या हुआ, इसने माल बेचा इसको, ठीक है, तो इसने कॉस्ट पे नहीं बेचा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके बेचा, और फिर पूरा साल खत्म हुआ और इसके बाद वो माल, उसके पास वो माल बच गया। इसके पास अगर वो माल बच जाता है तो उसमें भी तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है फिर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम कर रहे हैं इनके अकाउंट कंसोलिडेटेड। हम इनके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेटेड, मतलब साथ में बना रहे हैं, ठीक है। जब अकाउंट साथ में बन रहे हैं तो अब तो यही मानना है कि ये यूनिट और ये यूनिट दोनों एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों के क्या बन रहे हैं? साथ में बन रहे हैं। तो दोनों को एक ही यूनिट मान लिया तो इसका मतलब ये अपने आप से प्रॉफिट तो लेगी नहीं, क्यों? इसने पहले प्रॉफिट जोड़ा था इसके लिए और फिर इसका क्या जो अकाउंट पूरे इसके साथ में बनने लग गए, तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट इसके ऊपर चार्ज ही हो रहा है ना, तो ये अपने आप से तो प्रॉफिट वसूलेगी नहीं, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है? अलग करना है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के साथ व्यवहार, ठीक है। तो अब मामला क्या होता है कि इसको स्टॉक बेचा है, ये पूरे साल भर में स्टॉक लोगों को, बाहर के लोगों को बेचती है, ठीक है। तो बाहर के लोगों को बेचती है ना, तब तो ये प्रॉफिट इसका क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। लेकिन ये स्टॉक बच जाता है, तो बच जाता है तो प्रॉफिट कवर नहीं हुआ, अब प्रॉफिट उसके पास जुड़ा हुआ ही पड़ा है, ठीक है। अब उस प्रॉफिट को लेकर के, उस स्टॉक को लेकर के हम कंसोलिडेटेड अकाउंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अब अकाउंट दोनों के साथ में बन रहे हैं ना, तो ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट तो इसके लिए तो पूरी यूनिट एक ही हो गई है, तो इस प्रॉफिट को हटाना है हमें, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस प्रॉफिट को यहाँ से हमें कैसे सेपरेट करना है। तो इस स्टॉक में से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? अलग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम रेट ऑफ प्रॉफिट और अपॉन में क्या लिखेंगे? कॉस्ट। अपॉन में हम लिखेंगे 100 प्लस रेट। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस क्लोजिंग स्टॉक में से वो प्रॉफिट अलग हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी सुना है कि जैसे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, सपोज करो वो 50,000 है, ठीक है, और इस 50,000 के अंदर क्या है? 25% प्रॉफिट ऐड है, तो यहाँ पे हम इंटू 25 और अपॉन में 125 लिखेंगे, कॉस्ट 100 प्लस रेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 50,000 की वैल्यू है ना, वो 125 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखते हैं? 125, और ऊपर क्या लिखेंगे? 25, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं। देखो फॉर्मूले में हमने देखा है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है,
क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 50,000। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी ने इस पर प्रॉफिट कितना चार्ज किया था, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था। ठीक है, तो 25% इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। अब इस स्टॉक में से हमें प्रॉफिट को अलग करना है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 50,000, इसमें प्रॉफिट की रेट कितनी है, 25%, और अपॉन में 100 प्लस 25 125। ठीक है, अब ये क्या है कि जो 50,000 है ना वो 125 के बराबर वैल्यू है, क्यों 100 हमारी कॉस्ट थी प्लस 25 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये जो वैल्यू है वो 125 के बराबर है। ठीक है, इसलिए अपॉन में 125 लिखा है हमने। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये है वो इस स्टॉक के अंदर क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो उसको हम अलग करेंगे। ठीक है, अलग करेंगे तो अब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा, 40,000 का। ठीक है, और ये 40,000 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। क्लियर है। अब क्या करना है कि अब देखो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट चार्ज किसने किया था, ये प्रॉफिट चार्ज किया था होल्डिंग कंपनी ने। ठीक है, और स्टॉक किसका है, स्टॉक है सब्सिडी कंपनी का। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये सब्सिडी कंपनी का है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इनके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें इस क्लोजिंग स्टॉक को और इस प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करना है, तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट था उसके साथ हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब ट्रीटमेंट में पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो माल है वो होल्डिंग कंपनी ने किसको बेचा है, सब्सिडरी कंपनी को बेचा है, सब्सिडरी कंपनी को बेचा है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने अगर माल सेल किया है किसको, सब्सिडी कंपनी को, तो ये जो स्टॉक का प्रॉफिट है ना उसको हमें कहाँ से कम करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से। कहाँ से, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से कम करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस करना है। और दूसरा हमें किस में से लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक में से। इन दो जगह से इसको लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि अगर सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा हो तो ये जो न वसूल हुआ लाभ है वो एकीकृत लाभ में से कम करना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक था सब्सिडी कंपनी का उसमें से भी इसको कम करना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि जब सब्सिडरी कंपनी ने किसको माल बेचा होगा, होल्डिंग कंपनी को माल बेचा होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर के रेशियो में हम किसको बांट देंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट को हम बांट देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से भी इसको कम करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से भी इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली कंडीशन क्या है, सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अनरियलाइज प्रॉफिट को किसको बांटना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बांटना है। इसको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक अंशधारी। ये जो अल्पसंख्यक अंशधारी होते हैं
उनको हमको क्या करना है, बांटना है। और कौन से रेशियो में बांटना है, अंशों के अनुपात में उसको बांटना है, ठीक है। और दूसरा, इसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से भी माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आ रही है। पहली कंडीशन क्या थी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को माल बेचती है तो इस अनरियलाइज प्रॉफिट को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करना है, ठीक है। और अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को बेचती है तो इसको कंसोलिडेटेड में से तो माइनस करना ही है और साथ ही इस अनरियलाइज प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांटना है, ठीक है। शेयर होल्डर कौन से वाले, अल्पसंख्यक अंशधारी, मतलब जो बाहर के शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको बांटना है। कौन से रेशियो में, शेयर के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो ये न वसूल हुए लाभ के साथ व्यवहार है और इसको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंदर बताया हुआ है। ये है, इसके ऊपर लगता है आपके AS 21, इसके ऊपर AS 21 में ये ट्रांजैक्शन आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।